And from here, we are taking you to Varanasi, where India will be getting new Vande Bharat trains. On your screens, we have Prime Minister Narendra Modi all set to inaugurate new Vande Bharat trains in Varanasi. These are the visuals we are getting for you from Varanasi, where Prime Minister Narendra Modi is ceremonially launching the new, in fact, 4 new Vande Bharat Express trains. And with this, the total number of these semi-high-speed train services in India will reach 164. This is indeed an important initiative because it showcases the government's serious commitment to improving the country's rail infrastructure and also cutting down the timings on major routes. भारत माता की। आज भारत के रेल इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। जोरदार तालियों से इन ऐतिहासिक क्षणों का अभिनंदन करें। यह क्षण केवल नई ट्रेन सेवाओं का आरंभ नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता एक और सशक्त और आत्मनिर्भर कदम। आज 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ने हर भारतवासी के जीवन को एक नई दिशा, नई गति और नई ऊर्जा दी है। सभी गणमान्यों से अनुरोध है कि करतल ध्वनि करते हुए इन गौरवशाली क्षणों के साक्षी बने। ये ट्रेन जो आज इस प्लेटफॉर्म नंबर 8 से बनारस से खजुराहो जा रही है, ये एक आध्यात्म की नगरी को विरासत के नगर से जोड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना की साक्षात सिद्धि इस ट्रेन के माध्यम से हो रही है। इस ट्रेन में हमारे देश के उज्जवल भविष्य का प्रतीक नन्हे मुन्ने बच्चे सवार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं अनुरोध करूंगी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। स्वागत, अभिनंदन, वंदन माननीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है माननीय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि आज के शुभ अवसर पर अपने प्रेरणादायी शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। आप सभी जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करें। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के
ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी और विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज बहुत उत्तम कार्य हो रहा है, उसका नेतृत्व संभालने वाले भाई अश्विनी वैष्णव जी, टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े एर्नाकुलम से केरला के राज्यपाल श्री राजेंद्र अर्लेकर जी, केंद्र में मेरे साथी सुरेश गोपी जी, जॉर्ज कुरियन जी, केरला के इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी मंत्री, जनप्रतिनिधिगण, फिरोजपुर से जुड़े केंद्र में मेरे साथी, पंजाब के नेता रवनीत सिंह बिट्टू जी, वहां उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, लखनऊ से जुड़े यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, अन्य महानुभाव और यहां उपस्थित काशी के मेरे परिवारजन, बाबा विश्वनाथ के ई पावन नगरी में आप सब लोगन के, काशी के सब परिवारजन के हमार प्रणाम। हम देखनी देव दीपावली पर कितना अद्भुत आयोजन भइल। अब आज का दिन भी बड़ा शुभ है। हम ई विकास पर्व के आप सब लोग के शुभकामना देत है। साथियों, दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। जिन भी देशों में बड़ी प्रगति, बड़ा विकास हुआ है, उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। अब मान लीजिए कोई इलाका है, लंबे समय से वहां रेल नहीं जा रही है, रेल की पटरी नहीं है, ट्रेन नहीं आती है, स्टेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां पटरी लग जाएगी, स्टेशन बन जाएगा, उस नगर का अपने आप विकास शुरू हो जाता है। किसी गांव के अंदर सालों से रोड ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं, कच्चे मिट्टी के रास्ते पर लोग जाते आते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक छोटा सा रोड बन जाता है, किसानों की आवाज आई, किसानों का माल वहां से बाजार में जाना शुरू हो जाता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े हाईवे, इतना ही नहीं होता है। कहीं पर भी जब ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होती है तो उस क्षेत्र का विकास शुरू हो जाता है। जैसा हमारा गांव का अनुभव है, जैसा हमारे कस्बे का अनुभव है, जैसा हमारे छोटे नगर का अनुभव है, वैसा ही पूरे देश का भी होता है। कितने एयरपोर्ट बने, कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, दुनिया के कितने देशों से हवाई जहाज आते हैं, ये सारी बातें विकास के साथ जुड़ चुकी है। और आज भारत भी बहुत तेज गति से इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी कड़ी में आज देश के अलग अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है।
काशी से खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत, इसको भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन 4 नई ट्रेनों के साथ ही अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है। मैं काशी वासियों को, सभी देशवासियों को इन ट्रेनों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। वरना पहले हम कर सकते हैं क्या? ये तो विदेश में हो सकता है, हमारे यहां होने लगा कि नहीं होने लगा? हमारे देश में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमारे देश के लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? ये हमारे देश की ताकत है। और अब तो विदेशी यात्री भी वंदे भारत को देखकर अचंभित होते हैं। आज जिस तरह से भारत ने विकसित भारत के लिए अपने साधनों को श्रेष्ठ बनाने का अभियान शुरू किया है, ये ट्रेनें उसमें एक मील का पत्थर बनने जा रही है। साथियों, हमारे भारत में सदियों से तीर्थ यात्राओं को देश की चेतना का माध्यम कहा गया है। ये यात्राएं केवल देव दर्शन का मार्ग नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाली पवित्र परंपरा है। प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र, ऐसे अनगिनत तीर्थ क्षेत्र हमारी आध्यात्मिक धारा के केंद्र है। आज जब ये पावन धाम वंदे भारत के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं, तो एक तरह भारत की संस्कृति, आस्था और विकास की यात्रा को जोड़ने का भी काम हुआ है। ये भारत की विरासत के शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ एक अहम कदम है। साथियों, इन यात्राओं का एक आर्थिक पहलू भी होता है, जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। बीते 11 वर्षों में यूपी में हुए विकास कार्यों ने तीर्थाटन को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। पिछले साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 11 करोड़ श्रद्धालु काशी आए थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद 6 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को इन श्रद्धालुओं ने हजारों करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। इन्होंने यूपी के होटलों, व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट कंपनियों, स्थानीय कलाकारों,
नाव चलाने वालों को निरंतर कमाई का अवसर दिया है। इसके कारण अब बनारस के सैकड़ों नौजवान अब ट्रांसपोर्ट से लेकर बनारसी साड़ियों तक हर एक चीज में नए नए व्यापारों को शुरू कर रहे हैं। इन सब की वजह से यूपी में, काशी में समृद्धि का द्वार खुल रहा है। साथियों, विकसित काशी से विकसित भारत का मंत्र साकार करने के लिए हम लगातार यहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक काम कर रहे हैं। आज काशी में अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें, गैस पाइपलाइन से लेकर इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्थाएं लगातार विस्तार भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। रोपवे पर तेजी से काम हो रहा है। गंजारी और सीगरा स्टेडियम जैसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब हमारे पास है। हमारा प्रयास है कि बनारस आना, बनारस में रहना और बनारस की सुविधाओं को जीना सबके लिए खास अनुभव बने। साथियों, हमारी सरकार का प्रयास काशी में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार का भी है। 10-11 साल पहले स्थिति ये थी कि गंभीर बीमारी का इलाज कराना हो तो लोगों के पास सिर्फ बीएचयू का विकल्प होता था और मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा होती थी कि पूरी रात खड़े रहने के बाद भी इन्हें इलाज नहीं मिल पाता था। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने पर इलाज के लिए लोग जमीन और खेत बेचकर मुंबई जाते थे। आज काशी के लोगों की इन सारी चिंताओं को हमारी सरकार ने कम करने का काम किया है। कैंसर के लिए महामना कैंसर अस्पताल, आंख के इलाज के लिए शंकर नेत्रालय, बीएचयू में बना अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर और शताब्दी चिकित्सालय, पांडेयपुर में बना मंडलीय अस्पताल, ये सारे अस्पताल आज काशी, पूर्वांचल समेत आसपास के राज्यों के लिए भी वरदान बने हैं। इन अस्पतालों में आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्र की वजह से आज गरीबों को लाखों लोगों के करोड़ों रुपयों की बचत हो पा रही है। एक तरफ इससे लोगों की चिंता खत्म हुई है, दूसरी तरफ काशी इस पूरे क्षेत्र की हेल्थ कैपिटल के रूप में जाना जाने लगा। साथियों, हमें काशी के विकास की ये गति, ये ऊर्जा बनाए रखनी है ताकि भव्य काशी तेजी से समृद्ध काशी भी हो और पूरी दुनिया से जो भी काशी आए वो बाबा विश्वनाथ की इस नगरी में सभी को एक अलग ऊर्जा, एक अलग उत्साह और अलग आनंद मिल सके। साथियों, अभी मैं वंदे भारत ट्रेन के अंदर कुछ विद्यार्थियों से बात कर रहा था। मैं अश्विनी जी को बधाई देता हूं, उन्होंने एक अच्छी परंपरा शुरू की है। जहां वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ होता है उस स्थान पर बच्चों के बीच में अलग अलग विषयों पर कंपटीशन होती है। विकास के संबंध में, वंदे भारत के संबंध में, अलग अलग विकसित भारत की कल्पना के चित्रों के संदर्भ में, कविताओं को लेकर के। और मैं आज, क्योंकि ज्यादा समय नहीं मिला था बच्चों को, लेकिन 2-4 दिन के भीतर भीतर
उनकी जो कल्पकता थी, उन्होंने विकसित काशी के जो चित्र बनाए थे, विकसित भारत के जो चित्र बनाए थे, सुरक्षित भारत के जो चित्र बनाए थे, जो कविताएं सुनने को मिली मुझे, 12-12, 14 साल से बेटे बेटियां इतनी बढ़िया कविताएं सुना रहे थे। काशी के सांसद के नाते मुझे इतना गर्व हुआ कि मेरी काशी में ऐसे होनहार बच्चे हैं। मैं अभी यहां कुछ बच्चों को मिला, एक बच्चे को मिला, उसको तो हाथ की भी तकलीफ है, लेकिन जो चित्र उसने बनाया है, मैं वाकई बहुत ही मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। यानी मैं यहां की स्कूलों के टीचरों को भी हृदय से बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बच्चों को ये प्रेरणा दी, उनका मार्गदर्शन किया। मैं इन बालकों के माता पिता को भी बधाई देता हूं। जरूर उन्होंने भी कोई न कोई योगदान किया होगा, तब इतना सुंदर कार्यक्रम इन्होंने किया होगा। मेरा तो मन में विचार आया कि एक बार यहां इन बच्चों का कवि सम्मेलन करें और उसमें से 8-10 जो बढ़िया बच्चे हो उनको देश भर में ले जाए, उनसे कविताएं करवाए। इतना प्रभावी था। मेरे मन को एक काशी के सांसद के नाते आज एक बहुत विशेष मुझे सुखद अनुभव हुआ। मैं इन बच्चों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई कर देता हूं। साथियों, आज मुझे ढेर सारे कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए एक छोटा सा कार्यक्रम में ही आज रखा था। मुझे जल्दी निकलना भी है और सुबह सुबह इतनी बड़ी मात्रा में आप लोग आ गए, ये भी खुशी की बात है। एक बार फिर आज के इस आयोजन के लिए और वंदे भारत ट्रेनों के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। Prime Minister Narendra Modi there in Varanasi as he launched 4 Vande Bharat trains on different routes through Varanasi. He talked of how infrastructure is a major driving source of growth and prosperity for a region, and India is also strengthening its infrastructure on this. He also talked of how today's trains will be strengthening and enhancing the infrastructure across the country. He also talked of how with these trains that have been launched today, more than 160 trains are now running across the country. More than 160 Vande Bharat trains are running across the country. It is a mission to transform Indian railways, the Prime Minister said. He also said that foreign travellers are also in awe of these Vande Bharat trains, and these trains will be a milestone as religious sites across the country have been connected through these trains. And he also emphasized the importance of spiritual travel for an economy, and he said that spiritual travel has reached new heights, which has ushered in prosperity for the state of Uttar Pradesh. He also mentioned how different sectors in the country have been benefited by the robust infrastructure in the country, and how regional mobility has also increased. So this was the gist of what the Prime Minister said as he launched 4 new Vande Bharat trains from Varanasi. In the bulletins that follow, we'll get to other highlights. As of now, thanks for watching. News and updates continue on DD India. Namaskar and welcome to Indian Diplomacy, show on India's national broadcaster, Doordarshan, about Indian foreign policy, India's international relations, and India's ties with key countries far and near, big and small. Viewers, this is the special 150th episode of Indian Diplomacy, and we are discussing a very, very crucial, growing and fast transforming partnership of India with the Republic of Cyprus. This is an important country in the Eastern Mediterranean with whom India has now developed a comprehensive partnership. And on all parameters, India-Cyprus relations are growing very fast. So why is that happening? What is behind this momentum in Cyprus-India ties?
and what is the broader impact of this partnership on the region and the world? These are some of the key questions we're taking that. And I'm so privileged that we are hosting none other than His Excellency Konstantinos Kondos, who is the Foreign Minister of the Republic of Cyprus, in the studio here in Delhi. Minister Kondos, welcome to Indian Diplomacy and to India. Thank you very much, and thank you for having me. And let me congratulate you for the 150th episode of this show. Thank you, sir. Thank you so much. It's such a great honor. You have been a scholar, judge, diplomat, and now you're Minister for Foreign Affairs of your country. You travel length and breadth of your country, and you know your people and society so well. For our audiences, who may not be so familiar with Cyprus, a small country that's, thousands of miles away, it will be helpful if you can start by talking about why Cyprus has had a disproportionate influence on Mediterranean, on Europe, and on the world at large. Look, my country has been blessed to have a geographical position that puts it in the middle of Europe, the Middle East, then Gulf and Northern Africa. And this has been a blessing and a curse at the same time. Throughout history, we had many countries, many conquerors going through Cyprus. We had Cyprus become like a blender of civilizations where there is a cosmopolitan approach to things. And we have faced existential dangers, and we're continuing to face existential dangers as we speak. So this, in a way, has formed the mentality of my people, a mentality of being flexible, of ingenuity, of being outward looking. And we have focused on how we can, first of all, make sure our economy is strong, and then how we can develop historically strong ties with the countries in our region. So we have been working hard to establish a network of very strong and close relations with everyone around us. And we have extended that after our very important accession to the European Union back in 2004. So we are a country, a member state of the European Union, which is the number one trading partner for India. Yes. And at the same time, we are part of a region that has faced considerable troubles and has been going through crisis in the last many years. So in a way, we see ourselves as a bridge between Europe, the Middle East, and by extension, the Gulf. Right now, the world is facing many uncertainties. And one of the possible answers to this situation is the establishment and the creation of alliances and of connectivity. And for that to take place, I think a basic precondition is to have a solid a set of relations with all the countries. So Cyprus has been through a lot. Cyprus has been suffering and is suffering the aggression of a big neighbor. A third of my country has been occupied for 51 years now by Turkey. Yes. And despite that, which is an existential daily threat for us, Cyprus is still part of the international community in a very constructive way, in a way that is based on our willingness to contribute, to reach out, to focus on the positives, which have to do about economic connection, have to do about how we can be the country that, in a way, links different regions. Absolutely, a great commercial nation that has been at the crossroads of multiple continents, as you say, Excellency. Now, you already mentioned the economic dynamism, and under President Nikos Christodoulidis, you are seeing consistently high growth, low unemployment, and foreign investment. So on your screens, we have these visuals of Prime Minister interacting with the children on board the Vande Bharat train that was launched today by the Prime Minister from Varanasi. Here we see Prime Minister amidst the children, all smiles there. Prime Minister listening very patiently to the children and
smiles all around. This is from Varanasi, where Prime Minister today launched 4 Vande Bharat train services. Now, these respective train services will connect Banaras to Khajuraho, Lucknow to Saharanpur, Firozpur to Delhi, and Ernakulam to Bengaluru. Now, these are the 4 different routes from where the Vande Bharat trains will the new Vande Bharat trains will ply, and these were launched by Prime Minister Narendra Modi today. And here at the venue, we see Prime Minister interacting with the children who have in fact gathered there. While addressing the gathering, the Prime Minister did talk of how children are the base of a strong nation, and he appreciated the talent of the children, the way children have brought in hand drawings and have brought in hand sketches for him. He also in fact praised the creativity of the children there, and he mentioned how he felt impressed by the poetic talent which the children showcased, and he also was touched by the sketches, by the drawings which the children brought in, and this is being showcased in the visuals that are currently on your screens. Prime Minister Narendra Modi interacting with the first passengers of the new Vande Bharat trains that were launched today from Varanasi. Children on board the Vande Bharat trains and also present at the railway station where Prime Minister inaugurated the Vande Bharat trains. A very important aspect of the Prime Minister's personality that he makes it a point to interact with the children, with the youth of the country on every occasion. And here we see him all smiles, encouraging and inspiring the young children who have gathered at the railway station on the occasion of the launch of the 4 Vande Bharat trains. And here we see him interacting with these children on board the Vande Bharat train. As we told you, 4 new Vande Bharat trains have been launched today, which means that now more than 160 Vande Bharat train services are plying across the country. Each route will cater to a particular demand for connectivity. The Prime Minister in his address also talked of how connectivity and modern infrastructure are the driving force of growth and prosperity for any region and the country as a whole as well. He also talked of how spiritual tourism leads to a boost in the economy of a particular region, of a particular state, and he gave the example of Uttar Pradesh, how spiritual connectivity has increased in the past few years, given the way new infrastructure is being launched in the state of Uttar Pradesh, ensuring that people from all across the country can visit the religious sites in Uttar Pradesh. Also, when we talk of other routes that have been inaugurated today, the Vande Bharat train service from Banaras to Khajuraho will not only link the places of culture and faith, but will also be competitive for the other special trains by almost 2 hours and 40 minutes in terms of the trip duration. This is the trip duration from Banaras to Khajuraho. The Lucknow to Saharanpur train will also cater to the area with a network of many stations in central and western Uttar Pradesh. That is Lucknow to Saharanpur train route. It will bring the travel time down by around an hour and also provide more fluid connection to the Haridwar corridor through Roorkee. So, very ambitious Vande Bharat routes that have been launched today. The Vande Bharat train from Firozpur to Delhi, the third, will complete its journey in just 6 hours 40 minutes. And this means that it will be the fastest on that route, and it will be further linking Punjab to the capital in less duration of time. When we talk of the Ernakulam to Bengaluru Vande Bharat train route, it will take more than 2 hours off the current time, and which means it will now take 8 hours 40 minutes between the two cities, and it will provide easier access between IT and trade hubs of the border states of Kerala and Karnataka. So, in a nutshell, these services will lead to the spread of regional development, growth of tourism, and also more efficient provision of rail alternatives to the commuters. This was also highlighted by the Prime Minister, how it leads to
the regions and the country as a whole flourishing if bestowed with modern and efficient infrastructure. Our correspondent Siddharth is joining us on phone. Siddharth, to what extent will it give a boost to tourism in these respective states where Vande Bharat trains have been launched today? The Prime Minister did mention specifically how a strong and a robust infrastructure system leads to economic prosperity of the region. Well, definitely, you're absolutely right, Preeti. A very good morning to you. And certainly these new Vande Bharat trains that have been launched by Prime Minister Modi will significantly improve the rail infrastructure of the country. And certainly it will give a boost to the tourism as well. And when you talk about the economic prosperity, it will give a fillip to the economic prosperity in these respective regions where these Vande Bharat trains are being launched. And absolutely, it will give a ease of travel to the commuters as well. And this has always been the vision of Prime Minister Narendra Modi, to give ease of travel to the citizens. And, there are about 160 plus Vande Bharat trains that are running on railway tracks. And in fact, in the past few years, Preeti, we have seen a significant boost in India's rail infrastructure as well, which is further giving ease of travel to the commuters as well, and also booming the country's economy. And this is coming at a time when Bharat is walking on the path of Atmanirbharta, which is self-reliance, and also aligning with the vision of Viksit Bharat 2047, which is when Bharat will be celebrating its centenary of its independence. Then Bharat is expected to manufacture everything under the sun, and rail networks play a pivotal role in country's progress. And this is what is happening. Today Prime Minister Narendra Modi has also said that railway is a very crucial part when it comes to country's development. And as we can see, Prime Minister Narendra Modi is also interacting with little kids, and his love for little kids is very well known. Whenever he goes abroad or whenever he launches everything, he talks to children. He talks about what they are thinking, because, these are the little kids who are country's future. They are the ones, who will become a country's future. So it's very important, and Prime Minister Narendra Modi always talks to little kids, and, we can see the sketches which they give, the write-ups. PM Modi also, appreciates those write-ups, because he always appreciates kids, because they are the ones, who will shape the future of Bharat. And this is a very significant time, Preeti, when, like I said, country is moving on the path of self-reliance. Yesterday, in fact, the country has celebrated 150 years of its national song, Vande Bharat, written by Bankim Chandra Chatterjee. And it was a very significant moment. Even I was there, I covered it. And I could see the excitement among the people, who were there at IG Stadium where Prime Minister Modi addressed. He called Vande Mataram, the national song of India, a mantra. So, all in all, in a nutshell, if we see, then it's a very important, crucial phase where India is developing at a rapid pace. Preeti, back to you. Yes, the Prime Minister has always emphasized on the importance of children and youth in the country, and that aptly explains why the first passengers of these Vande Bharat trains launched from Varanasi route, in fact, are the children itself. All right, Siddharth, we leave it here. So here we see Prime Minister interacting with the students there, and the first passengers on the route plying from Varanasi did witness children on board. So that was the gist of the launch today by the Prime Minister from Varanasi. It's back to the rest of the bulletin.